हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज से हम शुरू करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के पीवाईक्यूज, जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज को कवर करेंगे, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। इनसे ऐसे शुरुआत करेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं जैसे कि लेखपाल, होमगार्ड, कांस्टेबल, इन सारे एग्जाम्स को कवर करेगी। और ये जो पीवाईक्यूज रहेंगे ये आपके लिए मार्गदर्शक होंगे, जो आपको ये बताएंगे कि आपको कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, किस टॉपिक को ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा एक ए बी डाइसी के द्वारा प्रस्तावित विधि के शासन की अभिधारणा या सिद्धांत नहीं है? राष्ट्र प्रमुख की सर्वोच्चता, विधि के समक्ष समानता, वैधानिक भावना की प्रधानता, विधि की सर्वोच्चता। तो कौन सा इसमें विधि के शासन की अवधारणा सिद्धांत नहीं है? राष्ट्र प्रमुख की सर्वोच्चता। देखिए, एबी डाइसी द्वारा विधि के शासन के सिद्धांत के संदर्भ में तीन अलग अलग सिद्धांत बताए गए हैं। एक है कानून की सर्वोच्चता, यानी कि कानून ही सर्वोच्च है, कानून के हिसाब से ही सब काम होगा, कानून से ऊपर कोई नहीं है। दूसरा है विधि के समक्ष समता, यानी कि विधि के सामने सभी लोग बराबर हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, वो सब कानून के सामने बराबर है। और एक है वैधानिक भावना की प्रधानता। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसमें राष्ट्र प्रमुख की सर्वोच्चता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है, या ये प्रणाली किस देश से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूएसए? तो संसदीय प्रणाली ली गई है यूनाइटेड किंगडम से। संसदीय प्रणाली को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट्री सिस्टम भी बोलते हैं ना। भारतीय संविधान में सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान यूनाइटेड किंगडम देश पर आधारित है। और विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, कैबिनेट प्रणाली, ये सब भी यूनाइटेड किंगडम से लिए गए हैं, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। एक तो संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, कैबिनेट प्रणाली, ये सब भी यूनाइटेड किंगडम से लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों यानी कि बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? श्री सैयद हैदर रजा, श्री नंदलाल बोस, श्री जामिनी राय या श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा? किसने इसके किनारों यानी कि बॉर्डर को सजाया था? श्री नंदलाल बोस ने। शांति निकेतन के कलाकार श्री नंदलाल बोस द्वारा संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को डिजाइन किया गया था। किनारे मतलब ये पृष्ठ है, यहाँ पे जो साइड में बॉर्डर्स बनते हैं, ये एरिया, ठीक, इसको सजाया था इन्होंने। और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारत के मूल संविधान को हाथ से लिखा था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 1946 में संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। इनसे पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था 9 दिसंबर 1946 को। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। ये देखिए, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया। इससे पहले अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नामित किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल या एम एन रॉय? भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था एम एन रॉय के द्वारा। देखिए, एम एन रॉय 1934 में भारत के लिए संविधान सभा का विचार करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एम एन रॉय और ये ईयर कब? 1934 में। ठीक है, तो ये दोनों ही फैक्ट आप याद रखेंगे। एम एन रॉय 1934 में भारत के लिए संविधान सभा का विचार करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। वर्ष 1924 में मोतीलाल नेहरू और अंग्रेजी सरकार के समक्ष, अच्छा, मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी सरकार के समक्ष संविधान सभा के निर्माण की मांग करी थी। तो आप ये ध्यान रखेंगे, एम एन रॉय ने 1934 में मांग रखी थी और 1924 में मोतीलाल नेहरू ने मांग रखी थी। इसके बाद फिर 1934 में एम एन रॉय ने भारत के लिए औपचारिक रूप से संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया, जिसको मूर्त रूप देने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन, जो कि 1937 में हुआ था, इसमें संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या भी करी गई। ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। यहाँ उल्लेखनीय ये है कि वर्ष 1934 में रांची में गठित स्वराज पार्टी ने संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम करी थी। आगे बढ़ते हैं।
सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? राजशाही शासन, वेस्टमिंस्टर मॉडल, कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार। संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम इनमें से कौन सा नहीं है? वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं इसको, कैबिनेट सरकार भी कहते हैं, उत्तरदायी शासन भी कहते हैं, इसको राजशाही शासन नहीं कहते हैं। देखिए, सरकार का संसदीय रूप लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वो प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधानिकता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति ही उत्तरदायी होती है। अतः संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। इस प्रणाली में राज्य विधायिका का मुखिया राष्ट्रपति और सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राज्य विधायिका का मुखिया कौन होता है? वो राष्ट्रपति, लेकिन सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि नाम मात्र का प्रमुख होता है राष्ट्रपति और वास्तविक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। इसमें मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र के कार्यपालिका प्रमुख और प्रधानमंत्री उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। भारत में संसदीय व्यवस्था का स्वरूप विस्तृत रूप से ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था पर आधारित है, लेकिन ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में ब्रिटिश राजशाही के स्थान पर भारत में गणतंत्र पद्धति को अपनाया गया है, यानी कि भारत में राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है। बस यही एक डिफरेंस है। जैसे कि हम लोगों ने संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से तो ग्रहण कर ली, लेकिन ब्रिटेन में जो राज्य का प्रमुख होता है वो अनुवांशिक होता है। वहां की जो रानी होती हैं वो अनुवांशिक मतलब उस पर चलती है, लेकिन हम लोगों के यहाँ जो राज्य का प्रमुख चुना जाता है वो निर्वाचित होता है, उसका प्रॉपर वोट होता है ना, उनको चुना जाता है। तो आप ये अंतर ध्यान रखेंगे। किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था 1937 में। भारत का संघीय न्यायालय भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया था। इसमें कुल 7 न्यायाधीशों का प्रावधान था और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस ग्वेर। ये नाम इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान रखेंगे, ये पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। सर मॉरिस ग्वेर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना को लिया गया था? किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना को लिया गया था? तो ये लिया गया था ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से इसको लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया से नहीं, कनाडा से लिया गया था। देखिए, भारतीय संविधान में केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों की अवधारणा कनाडा के संविधान से लिया गया था। जैसा कि आपको भी पता है कि 3 प्रकार की सूचियां होती है, एक केंद्र सूची, राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। केंद्र सूची पे कानून केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची पे राज्य सरकार बनाती है, और जो समवर्ती सूची है उनमें दोनों ही कानून बना सकती है, केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। लेकिन अगर कोई विवाद होता है तो उस पर लागू किसका होगा? तो जो केंद्र सरकार ने बनाया था वो लागू होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने की बात ये है कि जो अवशिष्ट शक्तियां यानी कि जो एक्स्ट्रा है उस पर कौन बनाएगा? उस पर केंद्र सरकार ही बनाएगी, और ये प्रावधान लिया गया था कनाडा के संविधान से। इसके अतिरिक्त अर्ध संघात्मक सरकार और सशक्त केंद्र की संकल्पना भी कनाडा के संविधान से ही ली गई है, ठीक है। अर्ध संघात्मक सरकार और सशक्त केंद्र की संकल्पना भी कनाडा से ली गई है, और प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची ये कहां से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और सरकार का संसदीय स्वरूप, एकल नागरिकता और विधि का शासन ये कहां से लिया गया है? ये सब ब्रिटेन से लिया गया है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के रूप में जाना जाता है भारत सरकार अधिनियम 1919 को। वर्ष 1918 में राज्य सचिव एडमिन सैमुअल मॉन्टेग्यू और वॉइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये ध्यान रखेंगे आपके वॉइसरॉय कौन थे? चेम्सफोर्ड थे, और जो मॉन्टेग्यू थे ये सचिव थे। इन्होंने संवैधानिक सुधारों की अपनी योजना तैयार की जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है, जिसके तहत 1919 के भारत शासन अधिनियम को अधिनियमित किया गया। फिर वर्ष 1921 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को लागू किया गया। इस अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य था कि भारतीयों का शासन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, ठीक है।
क्या था इसका उद्देश्य? भारतीयों का शासन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेमस्फोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919। आगे बढ़ते हैं। डैश मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया? किस मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया? तो ये था समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। देखिए, समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था। आदिवासी के अधिकारों के लिए दक्षिण भारत के एक एनजीओ समता ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अवकाश याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में यह निर्णय सुनाया कि आदिवासियों की भूमि और वन भूमि को गैर आदिवासी या निजी कंपनियों को खनन या औद्योगिक दुनिया के लिए पट्टे पर नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, नहीं दिया जा सकता है। ऐसा काम केवल आदिवासी या सरकारी उपक्रम ही कर सकते हैं। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है मॉर्ले मिंटो सुधार। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मॉर्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। ये इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका में भी भारतीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया और विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को शामिल किए जाने का प्रावधान किया गया। इसमें सबसे बड़ी विशेषता या जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, जिसके लिए बहुत फेमस है, यह है पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया, यानी कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया और यहीं से भारत के विभाजन के बीज बो दिए गए। भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर निम्नलिखित में से किस संविधान से लिया गया है? फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ कनाडा के संविधान से लिया गया है और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये लिया गया है और ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। आप ये बाकी भी याद रखेंगे क्योंकि अलग अलग भी पूछता है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा था कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिसके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। तो ये किसने बोला था? ये बोला था सर एहलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। सर एहलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था कि हमारी संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिसके बारे में हमने सोचा था इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। सर एहलादी कृष्ण स्वामी अय्यर एक प्रसिद्ध न्यायविद, अधिवक्ता और शिक्षा शास्त्री थे। वे उदार दृष्टिकोण के व्यक्ति थे। देश की आज़ादी के बाद वे संविधान सभा के सदस्य भी चुने गए और 1929 से 1944 तक उन्होंने ब्रिटिश कालीन मद्रास राज्य के अधिवक्ता के रूप में भी काम किया। नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बार बैठक नई दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी और सभा के जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा, इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग करी थी। ठीक, और इसके बाद फिर जब 11 दिसंबर को दूसरी मीटिंग हुई थी तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। भारत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का प्रावधान किसके तहत सृजित हुआ था? भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919 या 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया है भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। देखिए, भारत में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत सृजित किया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 93 के अंतर्गत लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान है। इसके तहत लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और अनुच्छेद 94 में क्या बोला गया है
कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद त्याग और पद से हटाए जाने, अच्छा, अनुच्छेद 94 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाए जाने का प्रावधान किया गया है। और इसके तहत क्या है, 1993 में इनकी नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है, तो आप ये याद रखेंगे। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, आप शब्द पे बहुत ध्यान देंगे। कब अपनाया गया था? तो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और लागू कब किया गया था? तो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 से। देखिए, भारतीय संविधान का संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, और इसे 26 नवंबर 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। कितनी महिलाएं इसमें शामिल थी? तो इसमें 15 महिलाएं शामिल थी। 24 जनवरी 1950 का संविधान सभा की 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, जिसमें संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। और संविधान सभा की इस बैठक में 284 सदस्यों ने भाग लिया था, जिसमें 15 सदस्य महिलाएं भी थी। भारत का मूल रूप संविधान हाथ के द्वारा किसने लिखा था, यानी कि हाथ से किसने लिखा था? जो मूल संविधान है वो हाथ से लिखा गया है, वो किसने लिखा था? ये लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त हुआ मूल भारतीय संविधान एक मुद्रित दस्तावेज नहीं था, यानी कि एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट नहीं था, ये हैंड रिटन है। इसकी मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखी गई। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसकी हस्तलिपि तैयार की थी। आचार्य नंदलाल के मार्गदर्शन में शांति निकेतन के कलाकारों ने इसको अलंकृत किया था, और ये दस्तावेज अब भारत की संसद भवन के पुस्तकालय में संरक्षित है। संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें। सबसे पहले घटी घटना को शुरू करें और फिर सबसे बाद की घटना को लिखना है। अब इसमें 4 घटनाएं दी गई हैं, जिनको आपको जो सबसे पहले हुई पहले उसको रखना है, फिर उसके बाद जो हुई है वो सबसे आखिरी में, जो सबसे लास्ट में हुई है। पहला है उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ, राष्ट्र ध्वज अंगीकृत हुआ, संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ, जनगणमन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ। तो ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है ये बिल्कुल ठीक है, ये सारी घटनाएं इसी सीक्वेंस में हुई थी। इसको देख लेते हैं। देखिए, उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ था 22 जनवरी 1947 को। राष्ट्र ध्वज अंगीकृत हुआ था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, इसकी आप डेट भी याद कर लेंगे, ये आपसे डायरेक्ट डेट के फॉर्म में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संविधान सभा द्वारा पारित और संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे के क्वेश्चन हम कल की क्लास में देखेंगे, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए और इस वीडियो को आप कई बार सुनिए, ताकि जो भी फैक्ट हैं वो आपको अच्छे से लर्न हो सकें। थैंक यू वेरी मच।